Hi students, how are you doing? So in this video, we will cover the chapter of children and women in sports. So yes, before that, we should know the meaning of sports. So as we know, sports help करता है physical skills, psychological skills and physiological skills develop करने में. स्पोर्ट्स हेल्प करता है सोशली एक्टिव रहने में. मींस कि हम कोई गेम खेल रहे हैं, टीम गेम है, तो सोशली एक्टिव कैसे हैं उसमें. ठीक है, कोऑर्डिनेशन क्या है, हमारा कोऑपरेशन कितना है टीम गेम में. ओके, तो ये हेल्प करता है सोशली एक्टिव रहने के लिए एंड लर्न हाउ टू प्ले फेयर. ओके, फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई गलती हो रही है कंपटीशन के टाइम पे तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए. ओके, फेयर प्ले. और स्पोर्ट्स हेल्प करता है सेल्फ एस्टीम इंक्रीज करने में, सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज करने में. नेक्स्ट पॉइंट है इट हेल्प्स टू इंक्रीज मास्टरी ऑफ मोटर स्किल्स. फॉर एग्जाम्पल हम कोई गेम खेल रहे हैं या फिर हम बैडमिंटन खेल रहे हैं, तो मास्टरी ऑफ स्किल कैसे आएगी इस मैच में, हम उसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे. ठीक है, ग्रेजुअली हमारी मूवमेंट जो होगी वो इंक्रीज होगी, मास्टरी होगी उस मूवमेंट पे. ओके, इसीलिए डिफरेंस है बिगनर्स और स्किल्ड पर्सन्स में. इन शॉर्ट ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड. ओवरऑल डेवलपमेंट होना, जैसे कि बताया था, डेवलप करती है साइकोलॉजिकल स्किल्स, फिजिकल स्किल्स एंड फिजियोलॉजिकल स्किल्स. साइकोलॉजिकल स्किल्स इन द सेंस कि हम कैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस को ध्यान में रखते हुए गेम खेल रहे हैं, ठीक है, या प्रैक्टिस कर रहे हैं उस चीज की. फिजियोलॉजिकल स्किल इन द सेंस कि अगर हम कोई एक्टिविटी करते हैं या फिर कोई प्रैक्टिस कर रहे हैं या किसी चीज की ट्रेनिंग कर रहे हैं, उसके बाद हमारी फिजियोलॉजिकल स्किल्स पे क्या इफेक्ट आएगा. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल डायफ्राम इंक्रीज होगा, मस्कुलर सिस्टम इंक्रीज होगा, राइट, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे इफेक्ट पड़ेगा. पॉजिटिव इफेक्ट होते हैं ये सारे जो आपकी मूवमेंट करने में या फिर कोई कंपटीशन करने में हेल्प करते हैं. इसीलिए ओवरऑल डेवलपमेंट होता है स्पोर्ट्स. नेक्स्ट है मोटर डेवलपमेंट. मोटर डेवलपमेंट क्या होता है, इट रेफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड्स बोन, मसल एंड एबिलिटी टू मूव अराउंड द एनवायरमेंट. इट मीन्स ये चाइल्ड की बोन्स और मसल को इंप्रूव करने में हेल्प करता है. ओके, फॉर एग्जाम्पल हमें ग्रोथ और डेवलपमेंट में डिफरेंस पता है, राइट. ग्रोथ जो होता है वो कुछ टाइम तक रुक जाता है, फॉर एग्जाम्पल हाइट. ओके, डेवलपमेंट होता है जो ओवरऑल लाइफ टाइम चलते हैं हमारे साथ, फॉर एग्जाम्पल वेट. ठीक है, मसल साइज का इंप्रूव होना, डिक्रीज होना. ओके, ग्रोथ एक बार एक जगह पे हो गई, हाइट की ग्रोथ एक बार हो गई तो उतनी ही रहती है. डेवलपमेंट जो है वो लाइफ टाइम तक चलता रहता है. ओके, yes, it is the step to step ability of an infant to carry out the various human skills. ये स्टेप बाय स्टेप जो है वो इंक्रीज होता रहता है. मींस फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, हमारा बैलेंस. जो छोटे बच्चे होते हैं वो पहले बैलेंस नहीं कर पाते अपने आप को, राइट, वो चल नहीं पाते हैं. तो स्टेप बाय स्टेप एबिलिटी क्या होगी, धीरे धीरे ही, मींस ग्रेजुअली वो अपनी मूवमेंट कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं अपनी बॉडी को, वैसे ही फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होती है. ओके, ग्रेजुअली. थर्ड पॉइंट क्या है, वेरियस मूवमेंट्स और मोटर स्किल्स आर असेंशियल फॉर एवरीडे लाइफ एक्टिविटी. ठीक है, जो हमारी वेरियस मूवमेंट्स होती है, फॉर एग्जाम्पल बच्चे की होती है जो चलना, ओके, जंप करना या स्किपिंग करना, तो उससे डे टू डे लाइफ एक्टिविटी में
स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने के ज्यादा चांसेस हैं। ठीक है, हम जंप कितनी ले रहे हैं, लॉन्ग जंप में जा सकते हैं। ओके, होल्डिंग क्या है, ये वैसे ही कहते हैं कि जो स्पोर्ट्स होता है वो बच्चों में ही पता चलता है, मींस इन्फेंट में नहीं, पर धीरे धीरे, मींस 12 साल के हो गए बच्चे, 15 साल के हो गए, तो उसमें पता चल जाता है कि इसकी एक्टिविटी कौन सी और इवेंट कौन सा इसको करवाना चाहिए जिसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो सके। Okay, so motor development has two sections. First is gross motor development. ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट में क्या होता है, लार्ज मसल यूज होती है। ओके, फॉर एग्जाम्पल सिट, वॉक, जंप, रन और अदर एक्टिविटी। ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट हेल्प करता है कोऑर्डिनेशन और बैलेंस में। ओके, कोई मूवमेंट हो रही है हमारी जिसमें लार्ज मसल का यूज हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल स्प्रिंटिंग में। ठीक है, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया इसमें रनिंग, वॉकिंग, जंपिंग, लॉन्ग जंप में, स्प्रिंटिंग में, लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस में, उसमें ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट होती है। ठीक है, उस मूवमेंट को कहते हैं ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट। नेक्स्ट है फाइन मोटर डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है, ग्रॉस मोटर का ऑपोजिट है। ग्रॉस मोटर में क्या था, लार्ज मसल यूज होती है। फाइन मोटर में क्या है, स्मॉल मसल्स यूज होती है। ओके, स्पेशली हमारे फिंगर्स और टोज। फॉर एग्जाम्पल बैडमिंटन में हमने स्मैश किया है, रिस्ट का यूज हुआ है। ओके, जैवलिन में होल्ड कैसे कर रहे हैं, स्मैश, वॉलीबॉल में स्मैश मार रहे हो तो हमारी जो रिस्ट है वो काम कर रही है, फिंगर्स काम कर रही है, उसे कहते हैं फाइन मोटर। ठीक है, जहां पे हमारी स्मॉल मसल्स यूज हो रही है। नेक्स्ट है मोटर डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन। सो देयर आर 3 stages ऑफ चाइल्डहुड। फर्स्ट इज अर्ली चाइल्डहुड, second is middle childhood, and the third one is late childhood. Okay, so in early childhood the period, इनका पीरियड कितना होता है, 2 to 6 ईयर तक। ठीक है, स्टार्ट होता है सेकेंड ईयर से और कॉन्टिन्यूस रहता है 6 ईयर तक। जो इसमें मोटर डेवलपमेंट होती है वो बहुत फास्ट होती है। ओके, मीन्स इनमें जो फंडामेंटल मूवमेंट्स होते हैं, रनिंग के या फिर जंपिंग के, वॉक के, थ्रो के, तो वो ज्यादा होते हैं। ओके, दे बिकम एफिशिएंट इन सच मूवमेंट्स, बट इवन कॉम्पिटिशंस जो है वो अवॉइड करते हैं। मूवमेंट्स इफेक्टिव होते हैं उनकी, राइट, एफिशिएंट होती है, पर कॉम्पिटिशंस होता है इसमें अवॉइड करते हैं। ओके, आपने देखा होगा कि 2 से 6 साल के बच्चे बहुत जल्दी ग्रोथ करते हैं, है ना, उतनी जल्दी वो भागते हैं, रनिंग करते हैं, जंप करते हैं। पर इस केस में मींस 2 to 6 ईयर तक कॉम्पिटिशंस को अवॉइड करना चाहिए। ओके, मींस इंजरी के चांसेस ज्यादा हैं इस एज में, इसीलिए कॉम्पिटिशंस अवॉइड करते हैं। नेक्स्ट है मिडिल चाइल्डहुड। इसमें ड्यूरेशन क्या होता है मिडिल चाइल्डहुड में, 7 to 10 ईयर्स तक। इस ड्यूरेशन में जो चिल्ड्रन है वो ज्यादा एक्टिव होते हैं और अजाइल होते हैं, उनमें एजिलिटी ज्यादा होती है। ठीक है, एजिलिटी मींस क्विक मूवमेंट। इन दिस एज चिल्ड्रन जो है वो बहुत ज्यादा फंडामेंटल मूवमेंट्स करते हैं। फंडामेंटल मींस की बेसिक मूवमेंट्स। ओके, और इसमें चिल्ड्रन का पोस्चर जो है और बैलेंस वो बेटर होता है। ओके, अकॉर्डिंग टू अर्ली चाइल्डहुड वो अपना बैलेंस कर सकते हैं, कोई बैलेंसिंग इवेंट कर सकते हैं, एक्टिविटी कर सकते हैं, और उनका पोस्चर जो है, उनका जो शेप है बॉडी का, वो
बेटर होने लगता है। वैसे ही इसमें स्पीड एजिलिटी, जैसे हमने डिस्कस किया था कि एजिलिटी ज्यादा होती है, वैसे ही स्पीड एजिलिटी डेवलप करते हैं इस एज में कि वो जितनी जल्दी मूवमेंट कर सके। ओके, मैक्सिमम स्पीड होती है। स्पीड का मतलब क्या होता है, कोई भी हम मूवमेंट कर रहे हैं, मैक्सिमम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं इन मिनिमम टाइम, उसे कहते हैं स्पीड। वैसे ही स्पीड एजिलिटी जो है वो डेवलप होनी शुरू होती है, और इस एज में कॉम्पिटिशन्स जो है वो कम रखते हैं। नेक्स्ट है लेट चाइल्डहुड। इसमें ड्यूरेशन क्या होता है, 11 टू 12 ईयर्स तक। और लेट चाइल्डहुड में जो चिल्ड्रन होते हैं वो परफॉर्म करने के एबल होते हैं ग्रॉस एज वेल एज फाइन मोटर को। मीन्स, ग्रॉस मीन्स क्या था, हमने पहले डिस्कस किया है, जिसमें हमारी लार्ज मसल यूज होती है किसी मूवमेंट को करने के लिए, राइट। वैसे ही फाइन क्या होता है, जिसमें स्मॉल मसल्स यूज होती हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल रिस्ट हो गया, टोज हो गए, फिंगर्स हो गए। वैसे ही जो भी हम इवेंट खेलेंगे इन लेट चाइल्डहुड, ठीक है, उसमें चिल्ड्रन को पता होता है कि कैसे ग्रोथ का यूज करना है और कैसे फाइन मोटर का यूज करना है, फाइन मसल्स का यूज करना है। जो एक्टिविटीज हैं, कोई भी इवेंट खेल सकते हैं, कोई भी गेम खेल सकते हैं, लाइक बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, खो खो, ठीक है। इसमें जो स्ट्रैटेजीज हैं, जो टैक्टिक्स यूज करेंगे चिल्ड्रन, वो 11 टू 12 ईयर्स में करना शुरू हो जाते हैं। ओके, स्ट्रैटेजीज मतलब कि प्री प्लान्ड करना, ठीक है, कि हमें आगे खेलना कैसे है। और टैक्टिक्स मतलब क्या होता है, जो हम स्ट्रैटेजीज को चेंज करते हैं ऑन द स्पॉट किसी कंपटीशन में, और उससे पॉइंट विन करते हैं। नेक्स्ट इज हाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग द मोटर डेवलपमेंट। मींस, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो मोटर डेवलपमेंट को अफेक्ट कर रहे हैं। पहला पॉइंट है एज एंड मैच्योरिटी। इसमें क्या है, हमें पता है कि मोटर डेवलपमेंट इमीडिएटली नहीं होती, ठीक है। तो मोटर डेवलपमेंट क्या होता है, ग्रेजुअली, धीरे धीरे ही होती है। मींस एज के साथ और मेच्योरिटी के साथ, ठीक है। जैसे छोटा बच्चा जो है वो इन्फेंसी होता है पहले, फिर उसके बाद प्री स्कूल में एडमिशन लेते हैं, ठीक है, नर्सरी, एलकेजी, फिर उसके बाद जो है वो हायर क्लासेस में जाते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड ऑल। ओके, तो वैसे ही लेट चाइल्डहुड के बाद जो बच्चे होते हैं वो अडल्ट में आना शुरू करते हैं। ओके, तो ये जो मोटर डेवलपमेंट है वो ग्रेजुअली होता है, एज के साथ प्लस मेच्योरिटी के साथ। नेक्स्ट है न्यूट्रिशन। हमें पता है न्यूट्रिशन कितना इंपॉर्टेंट है, राइट, किसी भी बच्चे के लिए, नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए और एथलीट्स के लिए। अगर बच्चे अनहेल्दी खाएंगे, जंक फूड खाएंगे, तो मोटर डेवलपमेंट ठीक तरीके से नहीं हो पाएगी, ठीक है। फिजिकली, इमोशनली, सोशली डेवलपमेंट, साइकोलॉजिकली, फिजियोलॉजिकली डेवलपमेंट सही से नहीं हो पाते। फॉर एग्जाम्पल माल न्यूट्रिशन। ओके, माल न्यूट्रिशन अगर किसी बच्चे को हुआ, तो उसकी बॉडी देखना, और कोई इंडिविजुअल है नॉर्मल जो न्यूट्रिशनिस्ट डाइट लेता है, बैलेंस डाइट लेता है, उसकी बॉडी, तो फर्क है। वैसे ही न्यूट्रिशन जो है वो अफेक्ट करता है। थर्ड है फिजिकल एक्टिविटीज। एज वी अवेयर ऑफ दैट, फिजिकल एक्टिविटी करने से, हमारी एक्सरसाइज करने से, राइट, हमारी जो बॉडी होती है वो डेवलप होनी शुरू होती है। ओके, फिजिकल एक्टिविटी, कोई सी भी फिजिकल एक्टिविटी हो गई, रनिंग हो गई, या फिर साइकिलिंग हो गई, स्विमिंग हो गई, या योगा हो गया। ओके, साइकोलॉजिकली प्लस फिजियोलॉजिकली
और फिजिकली डेवलप होने में हेल्प करती है। नेक्स्ट है इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट का फर्क बहुत होता है, ठीक है। सोसाइटी कैसी है, लाइफस्टाइल कैसा है, उसके बेस पे मोटर डेवलपमेंट अफेक्ट करता है। नेक्स्ट है जेनेटिक। जेनेटिक और हेरिडिटी में क्या होता है, हमें ऑलरेडी पता है, जो जनरेशन टू जनरेशन या फैमिली टू फैमिली जो जीन्स होते हैं, ठीक है, जो भी क्वालिटीज होती है वो फैमिली से बच्चों में आती है। ओके, तो ये जो जीन्स होती है ना, वो कुछ लिमिट सेट कर देती है। ओके, उस बेस पे हमारी मोटर डेवलपमेंट होनी शुरू होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने स्लो ट्विच फाइबर और फास्ट ट्विच फाइबर का नाम सुना होगा। उसमें क्या होता है, ये टोटली बेस्ड है जीन्स पे। अगर किसी इंडिविजुअल में स्लो ट्विच फाइबर ज्यादा है, ओके, तो वो लॉन्ग डिस्टेंस रेस जो है, एंड्योरेंस काइंड ऑफ एक्टिविटीज है, उसको बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकता है एज कंपेयर टू नॉर्मल इंडिविजुअल। वैसे ही इसका ऑपोजिट फास्ट ट्विच फाइबर। फास्ट ट्विच फाइबर क्या होता है, वो भी जीन्स पे डिपेंड है। उसमें क्या होता है, जो इंडिविजुअल है वो फास्ट एक्टिविटी करने में, मींस स्प्रिंटिंग करने में बहुत इफेक्टिव होता है एज कंपेयर टू नॉर्मल इंडिविजुअल। तो ये स्लो ट्विच फाइबर, फास्ट ट्विच फाइबर, ये जो है वो ओनली बेस्ड ऑन जीन्स, ठीक है। ये एक्सरसाइज करने से डेवलप नहीं हो सकती, प्रैक्टिस करने से, ट्रेनिंग करने से डेवलप नहीं हो सकती। नेक्स्ट है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस क्या है, हमें पता है कि हम कोई भी प्रैक्टिस करते हैं, कोई भी ट्रेनिंग करते हैं किसी पर्टिकुलर गेम की, तो उसमें हमारी जो वॉलेंट्री मूवमेंट्स है वो एक्टिव हो जाती है। ओके, मींस हम साइकोलॉजिकली प्लस फिजिकली एक्टिव रहते हैं जितनी प्रैक्टिस करते हैं उस गेम से रिलेटेड। ओके, उतनी हमारी जो स्किल्स है, जो कंडीशनिंग होती है किसी भी स्किल की, वो डेवलप होती है। नेक्स्ट इज पोस्चरल डिफॉर्मिटीज। पोस्चरल डिफॉर्मिटीज क्या होती है, कुछ स्पाइन से रिलेटेड होती है, जैसे काइफोसिस, लॉर्डोसिस एंड स्कॉलोसिस। वैसे ही नॉकनीज, बोलेक्स और फ्लैट फुट। स्पाइन रिलेटेड प्रॉब्लम्स देख लेते हैं पहले क्या होता है। फर्स्ट इज काइफोसिस। काइफोसिस में क्या होता है, जो हमारा अपर हाफ होता है वो आगे की तरफ फॉरवर्डली बेंड होता है, जैसे कि पिक्चर में शो हो रहा है। नॉर्मल स्पाइन क्या होती है, स्लाइटली एस शेप की होती है। काइफोसिस में जो थोरैसिक जो है, ठीक है, थोरैसिक जैसे स्पाइन की जो डिवीजन होते हैं, सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, तो थोरैसिक जो है वो थोड़ा बेंड होता है एबनॉर्मली। ओके, तो वो बेंड होगा तो हमारी जो अपर हाफ है वो आगे की तरफ झुकेगा, उसे कहते हैं काइफोसिस। सो इट इज ऑल्सो नोन एज हंचबैक और राउंड बैक। हम इजिली जज कर सकते हैं किसी इंडिविजुअल को काइफोसिस है या नहीं, उसके फॉरवर्ड बेंड होने से। कुछ प्रिकॉशंस हैं जो हमें लेना चाहिए कि काइफोसिस ना हो सके। सबसे पहले गुड पॉस्चर। हमें गुड पॉस्चर मीन्स बेटर पॉस्चर क्रिएट करना चाहिए while you are in sitting position or in standing position। मीन्स अगर आप खड़े हो, ठीक है, स्टैंडिंग पोजीशन है आपका, तो जो बॉडी वेट है आपका वो दोनों लेग्स पे इक्वली डिवाइड होना चाहिए, ना कि एक साइड, एक पैर पे। खड़े होने के पोस्चर से भी और बैठने के पोस्चर से भी जो डिफॉर्मिटीज है वो क्रिएट हो सकती है कि आप कैसे खड़े हो, आप कैसे बैठे हो। वैसे ही सिटिंग पोजीशन में क्या है, आपको प्रिकॉशन रखनी है कि आपकी जो स्पाइन है वो स्ट्रेट होना चाहिए,
ओके, ऐसे झुक के नहीं बैठना, जो अपनी बॉडी को लूज छोड़ देते हैं और फिर आगे की तरफ होके बेंड होके थोड़ा बैठते हैं, तो वो पोस्चर अवॉइड करना है। नेक्स्ट पॉइंट है वियर लूज क्लोथ्स। जो हमारा ड्रेसिंग सेंस है उससे भी इफेक्ट पड़ता है किसी डिफॉर्मिटी के क्रिएट होने में। ओके, फॉर एग्जाम्पल कि किसी ने टाइट क्लोथ्स पहने हैं, ठीक है, टाइट जैकेट है, तो वो कंफर्टेबल नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल, और नेक्स्ट क्या है कि उसको कोई मूवमेंट करने में प्रॉब्लम हो रही है। ओके, तो हमेशा कंफर्टेबल और थोड़े लूज कपड़े ही पहनने चाहिए टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ डिफॉर्मिटीज। नेक्स्ट इज यूज सुटेबल फर्नीचर। जो आपका फर्नीचर है या जहां पे भी आप बैठ रहे हो किसी लंबे टाइम तक, तो वो कंफर्टेबल पोजीशन में होना चाहिए। मींस फॉर एग्जाम्पल जैसे बस में ट्रैवल कर रहे हैं तो कुछ सीट्स होती है वो बहुत स्ट्रेट होती है, ठीक है, तो वो हमारी स्पाइन में भी प्रॉब्लम कर सकती है। वैसे ही चेयर या फिर हमारी बेडिंग हो गई, ठीक है, उससे भी बैकबोन में प्रॉब्लम आ सकती है, बैकएक हो सकता है। तो इसलिए जो भी फर्नीचर यूज कर रहे हैं, जो भी बेडिंग यूज कर रहे हैं, कोई भी चेयर यूज कर रहे हैं, तो वो कंफर्टेबल होना चाहिए। नेक्स्ट है अवॉइड रीडिंग इन डिम लाइट। डिम लाइट में पढ़ना अवॉइड करो। ओके, इस वजह से डिफॉर्मिटीज होने के चांसेस बहुत कम है। स्पाइन रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, डिफॉर्मिटी है, तो वो बहुत कम होने के चांसेस हैं। फॉर एग्जाम्पल डिम लाइट है, ठीक है, हमारा टेबल है या फिर कोई भी बेड है, तो हम डिम लाइट की वजह से बहुत ज्यादा कर्व हो जाता है हमारी बॉडी में, ठीक है। जो डिस्टेंस है आईज का और बुक्स का वो थोड़ा गैप में होना चाहिए, ठीक है, अ लिमिटेड अ प्रॉपर डिस्टेंस होना चाहिए बिटवीन योर आईज एंड बुक। डिम लाइट की वजह से क्या होता है, वो डिस्टेंस कम होने लगता है और हमारी जो बॉडी है वो कर्व लेना शुरू कर देती है और झुकना शुरू कर देती है, ठीक है, उसको पढ़ने के लिए। और अगर ऐसा हैबिट हो गया किसी को तो काइफोसिस होने के चांसेस हैं। सो अवॉइड रीडिंग इन डिम लाइट। कॉजेस क्या है, किस वजह से हो सकता है? इलनेस, रिकेट्स, कोई भी विटामिन की कमी हो, ओके, विटामिन डी की कमी हो, शाइनेस अमंग गर्ल्स। फॉर एग्जाम्पल गर्ल्स जो है शर्मा के या फिर किसी भी वे में वो थोड़ा आगे की तरफ होके चलती हैं, ओके, तो इस चीज को गर्ल्स को अवॉइड करना चाहिए, स्ट्रेट चलना चाहिए। जैसा मैंने कहा था कि हमारा जो पोस्चर है हम कैसे मेंटेन करें, सिटिंग पोस्चर और स्टैंडिंग पोस्चर, उससे भी इफेक्ट पड़ता है। वैसे ही शाइनेस की वजह से कोई गर्ल्स जो है वो सर को नीचे करके चलती हैं, ओके, तो वो अवॉइड करना है गर्ल्स को। नेक्स्ट है कैरिंग हैवी लोड ऑन शोल्डर्स। फॉर एग्जाम्पल छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं वो बहुत हैवी बैग को कैरी करते हैं, ओके, उसमें जो बैग्स होते हैं स्कूल बैग्स होते हैं बहुत ज्यादा हैवी होते हैं वो, तो जितना कैरी करोगे या फिर वो कैरी करते हैं बैग को तो आगे की तरफ बेंड हो जाते हैं उसको उठाने के लिए, ओके, ताकि पीछे ना गिर सके वो, तो वो आगे को उठाएंगे, आगे की तरफ बेंड होंगे, फॉरवर्ड बेंड होंगे, तो काइफोसिस होने के चांसेस हैं। नेक्स्ट इज हेरिडिटी। अगर किसी पेरेंट्स को है तो हाई रिस्क है कि न्यूबॉर्न बेबी को भी हो। नेक्स्ट इज रीडिंग इन डिम लाइट, जो हमने पहले डिस्कस किया है, इम्प्रॉपर क्लोथिंग भी डिस्कस किया है, और अनसुटेबल फर्नीचर भी, कि डिम लाइट में पढ़ना अवॉइड करना है, प्रॉपर डिस्टेंस रखना है आईज और बुक्स के अराउंड। क्लोथिंग जो होगी, जो हमारा ड्रेसिंग सेंस है वो
कपड़े थोड़े लूज होने चाहिए, कंफर्टेबल होने चाहिए, जो हमारी मूवमेंट हो वो इजीली हो सके, और फर्नीचर जो है वो सही होना चाहिए। ठीक है, कंफर्टेबल फर्नीचर यूज करो, बेडिंग यूज करो कि स्पाइन में कोई प्रॉब्लम ना हो सके। ओके, तो करेक्टिव मेजर्स क्या है? अगर किसी को काइफोसिस हो गया है तो क्या करे? यूज पिलो अंडर द बैक। सोते टाइम कोई पिलो अपने बैक पे रखे। ठीक है, मीन्स पहले पिलो रख दिया, फिर उसके ऊपर लाई करोगे अगर किसी पर्सन को काइफोसिस है तो ये भी इफेक्ट पड़ सकता है। नेक्स्ट है जो सिटिंग पॉस्चर है एज वेल एज स्टैंडिंग पॉस्चर है, वो प्रॉपर वे में होना चाहिए। जैसे ही बताया था कि स्टैंडिंग पोजीशन में जो बॉडी वेट है वो इक्वली डिवाइड होना चाहिए, और सिटिंग पोजीशन में हमारी स्पाइन स्ट्रेट होनी चाहिए, बेंड नहीं होना चाहिए एक्सेस में। नेक्स्ट पॉइंट है बेंड योर हेड इन बैकवर्ड पोजीशन, और वी कैन से बेंड योर अपर हाफ इन बैकवर्ड पोजीशन। फॉर एग्जाम्पल, बड़ी बड़ी कंपनीज में क्या होता है कि जो इंडिविजुअल्स हैं वो बहुत देर तक लैपटॉप में काम करते हैं, ठीक है, कंप्यूटर्स पे काम करते हैं, तो उनको फिजियोथेरेपिस्ट सजेस्ट करते हैं कि हर 1 घंटे या 2 घंटे के बाद बैकवर्ड पोजीशन कर लो। ओके, मींस बैकवर्ड पोजीशन जो है वो जैसे अर्धचक्रासन, ठीक है, स्पाइन में ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा अगर जितना भी हम बेंड हो रहे हैं लैपटॉप पे काम करते टाइम। ओके, तो वो बैकवर्ड एक बार पोस्चर क्रिएट कर लोगे तो स्पाइन भी ठीक रहेगी इससे, और ज्यादा इफेक्ट भी नहीं आएगा। नेक्स्ट है रेगुलर एक्सरसाइज। रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए जो बैकवर्ड पोजीशन पे हो, बैकवर्ड बेंडिंग हो। ठीक है, एक्सरसाइजेस ऐसे करनी चाहिए डेली बेसिस पे कि काइफोसिस को कम कर सके, और प्रिकॉशंस भी ले सकते हैं। जैसे हमने पहले डिस्कस किया है कि रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, हमारी बॉडी को बेंड करना चाहिए, स्ट्रेच करना चाहिए कि कहीं भी स्पाइन रिलेटेड या फिर कोई भी मसल्स जो है वो इफेक्ट ना हो सके। कुछ आसन है जो काइफोसिस को तो कुछ आसन है जो हेल्प करते हैं काइफोसिस को क्योर करने में। फॉर एग्जाम्पल भुजंगासन, चक्रासन और धनुरासन। भुजंगासन फर्स्ट पिक में शो हो रहा है। ओके, तो ये हेल्प करता है काइफोसिस को क्योर करने में। मींस काइफोसिस में क्या होता है, फॉरवर्ड बेंडिंग होता है, हमने अभी पढ़ा। तो क्योर करने में क्या होगा, बैकवर्ड बेंडिंग या बैकवर्ड पोजीशन का जितना यूज करोगे उतना इफेक्ट पड़ेगा स्पाइन पे, और धीरे धीरे ग्रेजुअली वो इरेक्ट हो सकती है। नेक्स्ट इज चक्रासन, सेकंड पिक में शो हो रहा है चक्रासन। अर्धचक्रासन भी हम करते हैं, वो भी हेल्प करेगा। थर्ड इज धनुरासन, थर्ड पिक में शो हो रहा है धनुरासन। जितने भी आसन हैं वो इफेक्ट करेंगे काइफोसिस को क्योर करने में। नेक्स्ट इज कॉजेज। और क्या क्या कॉजेज होंगे? इम्बैलेंस डाइट, प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे हो तो काइफोसिस होने के चांसेस हैं। ओके, इम्प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ मसल, मसल की प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पा रही है डाइट की वजह से, एक्सरसाइज की वजह से। ओके, तब भी काइफोसिस होने के चांसेस हो सकते हैं। या एक्सेस फूड इनटेक कर रहे हो, ओबेसिटी हो गई है किसी इंडिविजुअल को तो चांसेस हैं। क्या डिजीज कोई हो जो इफेक्ट करी है स्पाइनल कॉर्ड में, या एक्सीडेंट की वजह से हो सकता है।
फॉर एग्जाम्पल एक्सीडेंट हुआ है, स्पाइन में प्रॉब्लम हो गई है, ओके, थोरैसिक में प्रॉब्लम हो गई है, उसके बाद ठीक होने के बाद फिजियोथेरेपिस्ट पे आप नहीं गए या फिर आपने कोई रेगुलर एक्सरसाइज परफॉर्म नहीं की है या योगा नहीं किया है, उस वजह से भी इफेक्ट हो सकता है स्पाइनल कॉर्ड में। ओबेसिटी होने के चांसेस हैं, जैसे बताया था एक्सेस फूड या बैड हैबिट है, ओके, ग्रोइंग स्टेज पे बैड हैबिट है, मींस कि कोई चिल्ड्रन है वो चाइल्डहुड में है, ठीक है, किसी भी स्टेज पे है, लेट पे है या फिर मिडिल पे है, उसकी जो हैबिट है मींस पोस्चर क्रिएट करने की इन सिटिंग पोजीशन एज वेल एज स्टैंडिंग पोजीशन, ठीक है, ये हैबिट्स में आ गया कि आप कैसे अपना सिटिंग पोजीशन को मेंटेन करके रख रहे हो, कितना आगे झुक रहे हो या कितना नहीं झुक रहे, सीधा स्पाइन है आपकी या फॉरवर्डली बेंड है, बैड हैबिट हुआ वो। वैसे ही स्टैंडिंग पोजीशन पे आप कैसे खड़े हो रहे हो, आपका जो बॉडी वेट है वो एक पैर पे है या दोनों पैर पे इक्वली डिवाइड है, तो ये बैड हैबिट में आता है। नेक्स्ट है लॉर्डोसिस। लॉर्डोसिस को क्या कहते हैं? हॉलो बैक। इसमें क्या होता है, जो स्पाइन है वो लंबर रीजन से, लंबर मींस जो आपको पिक्चर में शो हो रहा होगा, नीचे की साइड से वो एक्सेसिव फॉरवर्ड है, ठीक है, अब नॉर्मली वो बेंड है, जैसा कि हमने पढ़ा था, हमारी जो स्पाइन होती है, नॉर्मल इंडिविजुअल की स्पाइन होती है वो स्लाइटली एस शेप में होती है, ओके। क्वाइफोसिस में क्या था, थोरैसिक जो है वो ज्यादा इंक्रीज हो गया है, और लॉर्डोसिस में क्या है, जो लंबर रीजन है वो ज्यादा इंक्रीज हो गया। फॉर एग्जाम्पल तारक मेहता देखा है आपने, सबने देखा है, उसमें जो बाघा को है, जैसा बाघा एक्ट करता है आगे की तरफ झुक के, ठीक है, उसे कहते हैं लॉर्डोसिस। जो हमारा लंबर रीजन होता है वो एक्सेसिव में इनवर्ड होने लगता है, मीन्स जो आपका एब्डोमेन है वो आगे की तरफ होने लगेगा, ओके, और जो आपकी अपर बॉडी है वो धीरे से या स्लाइटली बेंड होगी बैकवर्ड की तरफ। लॉर्डोसिस ज्यादा किसको होता है, ओबेस पर्सन को, ठीक है, ओबेस पर्सन को होगा जिसका बैक मसल है वो वीक होगा या हैवी एब्डोमेन होगा। हैवी एब्डोमेन मींस कि जिसका जो एब्डोमेन है मींस पेट है वो मोटा होगा, ओके, हैवी एब्डोमेन होगा, उसमें ज्यादा होने के चांसेस हैं। नेक्स्ट है प्रिकॉशंस। प्रिकॉशंस क्या लेना चाहिए कि हमें लॉर्डोसिस ना हो सके? बैलेंस डाइट शुड बी टेकन प्रॉपरली, ओके, हमें डाइट पे कंट्रोल करना है, बैलेंस डाइट न्यूट्रिशनिस्ट डाइट लेना है हमें, और इंडिविजुअल को सीधे खड़े होना है, जैसे बताया था स्टैंडिंग पोजीशन है वो, स्टैंडिंग पोस्चर है वो सही होना चाहिए, ठीक है, और एक्सेसिव फूड अवॉइड करना है। एक्सेसिव फूड होगा या जंक फूड कोई यूज करेगा, उसकी वजह से ओबेसिटी इंक्रीज होगी, ठीक है, ओबेसिटी इंक्रीज होगी मींस बैक मसल्स हैं वो वीक होना शुरू हो जाएंगे और एब्डोमेन है वो हेवी होने लगेगा, ओके, तो अवॉइड ओबेसिटी ऑल्सो। तो कुछ करेक्टिव मेजर्स हैं लॉर्डोसिस को क्योर करने के लिए। जैसे हमें पता है लॉर्डोसिस क्या है, एक्सेसिव में इनवर्ड है, ओके, जो हमारा लंबर रीजन है वो एक्सेसिव में इनवर्ड है, तो जितने भी फॉरवर्ड बेंड की एक्सरसाइजेस हैं वो हमें करना चाहिए, ओके, जिस वजह से लॉर्डोसिस या लंबर रीजन में इफेक्ट आए और स्पाइन स्लाइटली एस शेप में या नॉर्मल शेप में वापस आ सके, ओके। एक्सरसाइजेस में क्या हो गया, टो टचिंग एक्सरसाइजेस हो सकती है, और जितनी भी फॉरवर्ड बेंडिंग एक्सरसाइज है हमें वो करना चाहिए। कुछ योगा आसन हैं, जैसे हलासन, पश्चिमोत्तानासन और त्रिकोणासन, तो हमें ये भी परफॉर्म करना चाहिए आसन, जो कि लॉर्डोसिस को इफेक्ट कर सके,
ठीक है, या जितने भी मूवमेंट हो रही है फॉरवर्ड बेंडिंग होने में, कोई भी योगा आसन क्रिएट करने में वो करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हलासन, जैसा फर्स्ट पिक्चर में शो हो रहा है, स्पाइन में इफेक्ट हो रहा है, वैसे ही पश्चिमोत्तानासन फॉरवर्ड बेंडिंग है प्रॉपरली। त्रिकोणासन ये भी हेल्प करता है लॉर्डोसिस को क्योर करने में। ओके, नेक्स्ट है स्कॉलोसिस। स्कॉलोसिस में क्या होता है, हमें पता है जो हमारी नॉर्मल स्पाइन है वो स्लाइटली एस शेप की होती है, पर स्कॉलोसिस में बहुत ज्यादा एक्सेस में होता है। ओके, एस शेप बहुत ज्यादा ही एक्सेस हो जाता है, उसकी वजह से हमारे जो शोल्डर्स हैं वो अप एंड डाउन पोजीशन में आ जाते हैं। नेक्स्ट इज कॉजेस, किस वजह से लॉर्डोसिस होने के चांसेस हैं। फर्स्ट इज डिफरेंस इन लेग लेंथ। फॉर एग्जाम्पल किसी का एक्सीडेंट हुआ है और जो उसकी लेग्स है वो प्रॉपर लेंथ में नहीं है। ओके, कॉजेस क्या है, एक्सीडेंट की वजह से भी हो सकता है और डिजीज की वजह से भी हो सकता है। तो जो प्रॉपर दोनों की लेंथ है लेग्स की वो इक्वल नहीं है, तो उस वजह से एक छोटी है और एक बड़ी लेंथ है, ठीक है, लेग की, तो उस वजह से भी प्रॉब्लम हो सकता है स्कॉलोसिस के। लेग लेंथ की वजह से हमारे जो शोल्डर्स है उस पे भी इफेक्ट आएगा अगर हम चलेंगे तो। ओके, तो ये कॉज है स्कॉलोसिस के। नेक्स्ट है लिफ्टिंग वेट टुवर्ड्स वन साइड इन रूटीन। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो बैग कैरी करते हैं सिर्फ एक साइड ही, ठीक है, एक शोल्डर पे ही बैग कैरी करते हैं, और डेली रूटीन में हैवी बैग होता है, एक साइड ही कैरी करते हैं, तो उस वजह से भी स्कॉलोसिस होने के चांसेस हैं। इसीलिए बैग कैरी करते हैं तो दोनों शोल्डर्स पे कैरी करना चाहिए, और वेट है बॉडी का वो दोनों लेग्स पे इक्वली डिवाइड होना चाहिए। नेक्स्ट है स्टडिंग इन डिम लाइट। हमने डिस्कस कर लिया पहले कि अगर आइज का और बुक्स का डिस्टेंस जो है वो प्रॉपर वे में नहीं होगा तो स्कॉलोसिस होने के चांसेस हो सकते हैं, काइफोसिस होने के भी चांसेस हो सकते हैं। और अगर कोई पर्सन पार्शियली डेफ है, ओके, तो उसकी हैबिट बन जाती है कि वो एक साइड होके सुनता है हर बात, तो वो एक साइड होके सुनेगा हर बात तो ज्यादा ही कर्व हो जाएगा स्पाइन में, तो पार्शियली डेफ भी चांसेस हैं स्कॉलोसिस के। नेक्स्ट है रॉन्ग स्टैंडिंग पॉस्चर। हम इसको स्टैंडिंग पॉस्चर भी कह सकते हैं और सिटिंग पॉस्चर भी ऐड कर सकते हैं, कि अगर गलत स्टैंडिंग पॉस्चर होगा हमारा, गलत सिटिंग पॉस्चर होगा, तो वो भी इफेक्ट कर सकता है। ओके, इसीलिए कहते हैं कि जो हमारी वेट है, बॉडी वेट है, वो इक्वली डिवाइड होना चाहिए दोनों लेग्स पे, और सिटिंग पोजीशन पे भी स्पाइन है वो स्ट्रेट होनी चाहिए। नेक्स्ट है प्रिकॉशंस। अगर हम वेट कैरी कर रहे हैं तो वो ज्यादा देर तक नहीं कैरी करना चाहिए। ओके, मींस वन हैंड पे वेट है या फिर वन शोल्डर पे वेट है तो वो ज्यादा दूर तक कैरी नहीं करना चाहिए। तो जो वेट है उसको इक्वली डिवाइड करो अपने शोल्डर्स पे एज वेल एज अपने हैंड्स पे। ऑलवेज स्टैंड इन करेक्ट posture while you are in sitting posture or in standing posture, and most probably you use suitable furniture. You have to use suitable furniture. ठीक है, हमें पता है फर्नीचर की वजह से कितना इफेक्ट पड़ सकता है स्पाइन में, बेडिंग की वजह से कितना इफेक्ट पड़ सकता है, तो जो भी फर्नीचर यूज कर रहे हैं वो प्रॉपर कंफर्टेबल पोजीशन में हो ताकि इफेक्ट ना हो सके हमारी बोन्स पे।
प्रॉपर बैलेंस डाइट लेना जरूरी है, ओके, ताकि हमारा मस्कुलर सिस्टम है वो एनहांस हो सके। इस वजह से नेक्स्ट है करेक्टिव मेजर्स। करेक्टिव मेजर्स क्या होंगे? होल्ड द हॉरिजॉन्टल बार विद हैंड्स एंड लेट योर बॉडी हैंग फॉर सम टाइम। हॉरिजॉन्टल बार होते हैं, ओके, चिनअप्स होता है, कर्ल अप करते हैं हम, तो उसको होल्ड करो और अपनी बॉडी को ऊपर की साइड लिफ्ट करो, ठीक है, ऊपर की साइड भी लिफ्ट कर सकते हो और हैंगिंग पोजीशन में भी अपनी बॉडी को रख सकते हो कि हमारी स्पाइन पे इफेक्ट पड़े और जितनी भी डिफॉर्मिटीज है स्पाइन की वो सही हो सके, ओके। इसमें क्या है, हमारी बॉडी एस शेप की है, ज्यादा एक्सेसिव शेप की हो गई, जो हमारा स्पाइन है वो ज्यादा एस शेप का हो गया, ओके। तो जितने भी एक्सरसाइजेज है, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, रोटेशन, सर्कमडक्शन, वो एक्सरसाइजेज यूज करनी चाहिए। कुछ आसन्स हैं या यौगिक एक्सरसाइजेज हैं जो परफॉर्म करने से स्कॉलोसिस पे इफेक्ट आ सके। फॉर एग्जाम्पल अर्धचक्रासन, त्रिकोणासन और ताड़ासन, या कोई सी भी एक्सरसाइज या यौगिक एक्सरसाइज, यौगिक आसन जो इफेक्ट करता है हमारी स्पाइन पे, उसको हम ऐड कर सकते हैं हमारे रूटीन में, रेगुलर एक्सरसाइज में भी ऐड कर सकते हैं यौगिक आसन्स को। नेक्स्ट इज नॉकनी। नॉकनी क्या होता है? पिक्चर में आपको शो हो रहा होगा करेक्ट पोस्चर क्या होता है, ओके, और नॉकनीज में हमारी जो लेग्स की पोजीशन है वो कैसे हो जाती है। नॉकनी में क्या है, जो हमारे नीज हैं वो लॉक हो जाते हैं, ठीक है, मींस आपस में टकराने लगते हैं। थाइज होंगी, थाइज के बीच में प्रॉपर गैप है, नीज के बीच में प्रॉपर गैप नहीं है, और ज्यादा गैप है नीज के बाद, ठीक है। हमें पता है लेग्स के बीच में प्रॉपर गैप होना चाहिए, थाइज में कितना है, नीज में कितना है, और नीज के बाद कितना है, काफ मसल्स के अराउंड कितना है। वैसे ही नॉकनी में क्या होता है, पूरा पोस्चर चेंज हो जाता है, नीज जो है वो आपस में टकराने लगती है, लॉक हो जाती है एक टाइप का, ठीक है, कोई गैप नहीं रहता, उसे कहते हैं नॉकनी। और ये इजली देखने पे जज हो जाता है कि किसको नॉकनी है और किसको नहीं है। इट इज ऑल्सो नोन एज जेनु वेलगम। नॉकनी को हम जेनु वेलगम कहते हैं। जैसे कि बताया, गैप नहीं होता नीज में, ओके, और जिसे नॉकनी है वो खेलने लायक नहीं है, मींस वो कोई भी स्पोर्ट्स नहीं खेल सकता, पार्टिसिपेट नहीं कर सकता और डिफेंस सर्विसेज में नहीं जा सकता, ओके, फॉर एग्जांपल आर्मी में नहीं जा सकता, क्योंकि अगर किसी को नॉकनी है तो वो प्रॉपर रनिंग नहीं कर पाएगा, ठीक है, प्रॉपर वॉक नहीं कर पाएगा, तो वो कोई स्पोर्ट्स या कोई गेम या डिफेंस सर्विसेज में कैसे जा सकता है। नेक्स्ट है कॉजेज, किस वजह से हो सकता है नॉकनी? डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, किसी को रिकेट्स है तो, या किसी को डिजीज है किसी टाइप की, या मसल और लिगामेंट में वीकनेस होगी, उसे हो सकता है नॉकनी होने के चांसेस हैं, या सॉफ्टनेस ऑफ बोन, ठीक है, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी है तो रिकेट्स होगा, बोन्स में प्रॉब्लम होगी, बोन्स सॉफ्ट होंगे, उस वजह से भी हो सकता है। ओवरवेट की वजह से भी हो सकता है, ठीक है, कोई पर्सन ओबेस है उस वजह से भी उसके जो लेग्स के मूवमेंट है वो नहीं हो पाते प्रॉपर और नॉकनी होने के चांसेस हैं, ओके, या ओबेसिटी है चाइल्डहुड में। प्रिकॉशंस क्या है? बैलेंस डाइट, हमारा जो डाइट है वो प्रॉपर न्यूट्रिशन से भरा होना चाहिए, ठीक है,
रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए हमें, ताकि किसी भी टाइप ऑफ डिफॉर्मिटीज नहीं हो सके, चाहे वो स्पाइन रिलेटेड हो या नॉक नी हो या बो लेग्स हो। ओके, रेगुलर एक्सरसाइज के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, और यस वी शुड डू रेगुलर एक्सरसाइज ऑन डेली बेसिस। नेक्स्ट इज, अगर हम बेबीज को फोर्स करते हैं चलने के लिए, ओके, एट देयर अर्ली एजेस, तो चांसेस हैं नॉकनी होने के। नेक्स्ट है करेक्टिव मेजर्स। तो क्या होने चाहिए? अगर किसी इंडिविजुअल को नॉकनी है तो वो सोते टाइम, ओके, या फिर स्टैंडिंग पोजीशन में एक पिलो रखे बिटवीन देयर नीज। तो ये भी एक्सरसाइज है कि कितना आप गैप रख रहे हो नीज के बीच में सोते टाइम या कभी खड़े होते टाइम, ओके, कितना गैप है। नेक्स्ट क्या है? हॉर्स राइडिंग इज द बेस्ट वे टू करेक्ट द नॉक नीज। ओके, कुछ एक्सरसाइजेस है जैसे कि हील्स पे चलना है, इनर और आउटर साइड पे। ओके, जैसे आप हील्स पे अगर चलोगे, ट्राई करोगे, तो इनर वे में भी चलना है और आउटर वे में भी चलना है। तो ये भी हेल्प करेगा काइफोसिस को सही करने में। और कुछ योगिक एक्सरसाइजेस है, आसन्स हैं जो परफॉर्म करने से नॉकनीज पे इफेक्ट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल पद्मासन, गौमुख आसन। ओके, जब आप ये एक्सरसाइज या फिर योगिक आसन जो है वो परफॉर्म करोगे, उससे भी इफेक्ट आएगा, नॉकनीज जो है वो सही हो सकती है। नेक्स्ट है बोलेक्स। जैसे कि पिक्चर में शो हो रहा है, बोलेक्स क्या होते हैं? गैप होता है प्रॉपर, ठीक है, नॉर्मल आपको राइट साइड पिक्चर शो हो रही होगी, नॉर्मल जो लेग्स होते हैं उसमें गैप होता है प्रॉपर थाइज में, ओके, काफ में। पर बोलेक्स होता है उसमें एक्सेसिव गैप होता है, कुछ ज्यादा ही कर्व होता है नीज में, वो ज्यादा वाइड होती है, जैसे पिक्चर में शो हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड। तो इसको कहते हैं जेनु वेरम, बोलेक्स को कहते हैं जेनु वेरम। ओके, इसमें क्या होता है, जो लेग्स होती है वो आउटवर्डली बेंड होती है, जैसे कि पिक्चर में शो हो रहा है। नेक्स्ट है कॉजेस, कि किस वजह से वो लेग्स होने के चांसेस हैं। तो पहले है रिकेट्स या लैक ऑफ विटामिन डी, उसकी वजह से बोन्स में प्रॉब्लम हो सकती है, नॉकनी हो सकती है, बोल लेग्स हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है इम्प्रॉपर वे ऑफ वॉकिंग, कि हमारे चलने का स्टाइल ही ठीक नहीं है, प्रॉपर वे में नहीं है, तब हो सकता है। या फिर ज्यादा ट्रेनिंग हो गई हो, ओवरलोड हो गया हो लॉन्ग बोन्स पे, तो बोलेक्स होने के चांसेस हैं। या बेबीज को फोर्स किया जाता है चलने के लिए एट देयर अर्ली एजेस, तो भी होने के चांसेस हैं, बोलेक्स और नॉकनी दोनों। करेक्टिव मेजर्स क्या है? कॉजेस क्या था? विटामिन डी, लैक ऑफ विटामिन डी होने के चांसेस हैं बोलेक्स के, अगर लैक ऑफ विटामिन डी हो बॉडी में। करेक्टिव मेजर्स क्या होंगे? विटामिन डी प्रॉपरली अपने डाइट में ऐड करना, कि विटामिन डी की कमी ना हो सके। ओके, नेक्स्ट क्या है? प्रॉपर वे ऑफ वॉकिंग, कि हम अच्छे से चल पाए, वॉक कर पाए। एक्सरसाइजेस है कुछ, इनर एजेस पे हम वॉक करें तो बोलेक्स होने के चांसेस कम है, और सही होता चला जाएगा अगर हम इनर एजेस पे चलने की प्रैक्टिस करेंगे तो। नेक्स्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, बैलेंस डाइट शुड बी टेकन इन अ प्रॉपर वे, राइट, बैलेंस डाइट सही होगा, प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा बॉडी को, तो जल्दी रिकवरी होने के चांसेस हैं, किसी को स्पाइन रिलेटेड प्रॉब्लम हो या फिर नॉकनी हो या बोलेक्स हो। प्रिकॉशंस क्या है?
कोई हैवी वेट ना दे चाइल्डहुड में। ओके, हैवी वेट मीन्स हैवी बैग ना दे स्कूल के लिए, या फिर कोई भी हैवी वेट ना उठा पाए। ठीक है, ये ध्यान रखना है, उस वजह से भी होने के चांसेस है। बोलेक्स और बैलेंस डाइट शुड बी टेकन प्रॉपरली। बैलेंस डाइट बहुत ज्यादा जरूरी है और इसकी इंपॉर्टेंस पता है हम सबको। ओके, नेक्स्ट इज यूज गुड क्वालिटी ऑफ शूज। हमें प्रॉपर आर्क के शूज लेने चाहिए। ओके, ये भी हेल्प करता है कि फ्लैट फुट से भी हेल्प करता है और बोलेक्स से भी हेल्प करेगा कि हमारे जो शूज है वो प्रॉपर वे में हो। नेक्स्ट इज ऑलवेज वॉक इन प्रॉपरली। हमेशा हमारा जो वॉकिंग स्टाइल है वो सही होना चाहिए, ना ज्यादा इनर एजेस पे चलो ना आउटर पे चलो। ओके, जो हमारा वॉकिंग स्टाइल है वो प्रॉपर होना चाहिए। नेक्स्ट है फ्लैट फुट। फ्लैट फुट में क्या होता है, आपको पिक्चर में शो हो रहा होगा हेल्दी फुट क्या है, जिसमें एक आर्क बनी हुई है। ठीक है, प्रॉपर आर्क हमें शो हो रही है। फ्लैट फुट में क्या है, वो आर्क मिसिंग होती है। ओके, तो ये भी इफेक्ट करता है प्लेयर्स के लिए। हम गेम नहीं खेल सकते अगर इसको फ्लैट फुट है तो। So it is the deformity, the inner curve of the foot is less or absent। जैसे बताया कि जो आर्क है वो होगी ही नहीं या बहुत कम होगी, बहुत माइनर में होगी, तो चांसेस है फ्लैट फुट के। ये मोस्टली देखा जाता है न्यूबॉर्न बेबीज पे। ओके, जो भी न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं उनके जो आप फुट देखोगे वो फ्लैट ही होते हैं, पर ग्रेजुअली एज के साथ वो आर्क आनी शुरू होती है। जैसे कहा था, फ्लैट फुट अगर किसी चिल्ड्रन को है या फिर किसी इंडिविजुअल को है तो वो अच्छा प्लेयर नहीं बन सकता। ओके, उसको चलने में प्रॉब्लम आएगी, भागने में प्रॉब्लम आएगी। कहते हैं ना कि अगर रनिंग करो तो टोस पे करो, तो आर्क तभी बन पाएगी, टोस पे आप वॉक तभी कर पाओगे जब आर्क हो आपके फुट में। क्लियर है, फ्लैट फुट होगा तो प्रॉपर वे में रनिंग नहीं हो सकती। कभी कभी फिजिकल एक्टिविटी करने में पेन फील होता है फुट पे। ओके, फिजिकल एक्टिविटी मींस कोई सी भी फिजिकल एक्टिविटी, या रनिंग ले लो, जॉगिंग कर लो, तब भी पेन होगा। क्यों? क्योंकि प्रॉपर आर्क नहीं है। ओके, प्रॉपर आर्क नहीं होगी तो आप टोस पे रनिंग नहीं कर पाओगे, और वो ज्यादा इफेक्टिव होता है कि आप टोस पे रनिंग करते हो। तो अगर फ्लैट फुट है तो रनिंग नहीं हो पाएगी, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो पाएगी और पेन फील होगा। कॉजेस क्या है, वीक मसल हो सकते हैं। ओके, या इम्प्रॉपर शूज हो, आप शूज यूज कर रहे हो जिसमें आर्क नहीं हो, तो वो भी इफेक्ट करता है। शूज बहुत इफेक्ट करते हैं। ओके, हमारे फुट को एक हेल्दी रखने में और फ्लैट फुट होने के चांसेस होने में। और अगर कोई ओबेस पर्सन है उसको फ्लैट फुट होने के चांसेस है, या फिर कोई इंडिविजुअल हैवी वेट कैरी कर रहा है ऑन द रेगुलर बेसिस, उसको होने के चांसेस हैं। ओके, ओबेसिटी है किसी पर्सन को या रैपिड इंक्रीज ऑफ देयर वेट, तब भी होने के चांसेस हैं। प्रिकॉशंस क्या है? ओके, कॉजेस क्या था, हेवी वेट की वजह से। प्रिकॉशंस क्या है, उसका ऑपोजिट। अगर हेवी वेट होने की वजह से फ्लैट फुट हो रहा है तो प्रिकॉशंस क्या होगा, हेवी वेट को उठाना अवॉइड करो। ओके, शूज जैसा बताया था प्रॉपर शेप में होना चाहिए, प्रॉपर आर्क हमारी वैसे ही बनेगी, क्योंकि हमें पता है हम शूज जब पहनते हैं तो वो बहुत देर तक पहनते हैं। ओके, तो उसमें आर्क हो या ना हो, उससे बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है फ्लैट फुट होने में और ना होने में।
तो इसलिए जो भी हम शूज लेते हैं वो देख के परचेज करना चाहिए, ओके, जिसमें प्रॉपर आर्क हो सके। ओबेसिटी शुड बी अवॉइडेड, अगर ओबेस पर्सन है कोई तो अपना वेट कंट्रोल करे, ओके। और गर्ल्स को हाई हील्स अवॉइड करना चाहिए, उसकी वजह से भी चांसेस है फ्लैट फुट होने के। करेक्टिव मेजर्स क्या है, जैसा बताया था, प्रॉपर शूज पहनो विद गुड आर्क, ठीक है, आर्क होनी चाहिए उसमें। और अगर किसी को हो गया है फ्लैट फुट तो जो स्किपिंग होती है वो ट्राई करो, ठीक है, जैसे वॉक ऑन टॉज या हील्स, उस पे वॉक कर सकते हैं, या फिजियोथेरेपिस्ट पे जाके एडवाइस ले सकते हैं किस टाइप की एक्सरसाइज करनी चाहिए या किस टाइप की नहीं करनी चाहिए, ओके। और कुछ एक्सरसाइजेस होती है जैसे बॉल को रोल करना है, कि प्रेशर हो थोड़ा सा, फिर रोल करते जाओ तो आर्क क्रिएट हो सकती है उस चीज से। और फिजियोथेरेपी सजेस्ट करते हैं सैंड वॉक और रन। अगर हम सैंड पे रन करते हैं या वॉक करते हैं तो वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है हमारी रनिंग के लिए, वॉकिंग के लिए और हमारे बॉडी पॉस्चर के लिए, ठीक है। और डिफॉर्मिटीज भी होगी तो वो भी रिमूव हो सकती है। कुछ योगा आसन है, आसन कुछ परफॉर्म करोगे तो, जैसे वज्रासन और ताड़ासन, उसकी वजह से भी हमारा जो फ्लैट फुट है वो भी क्योर हो सकता है। ओके, सो दैट्स इट अबाउट दिस चैप्टर, that is children and women in sports. So if you have any kind of doubt or query, feel free to ask in comment section.